हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर एनवायरमेंटल साइंस। रिमोट सेंसिंग का आज हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग के सेगमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। 3 टाइप के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, प्लेटफॉर्म्स, सेंसर्स एंड ऑर्बिट्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्लेटफॉर्म्स के बारे में और ऑर्बिट्स के बारे में। सेंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। किसके बेस पर जो रिमोट सेंसिंग है उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है based on platform, next is on the basis of source of energy, next is based on the number of bands, and fourth is based on the regions of electromagnetic spectrum, and last type is on the basis of imaging media. तो फर्स्ट हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स की। प्लेटफॉर्म के बेस पर जो रिमोट सेंसिंग है वो कितने टाइप्स की होती है, या फिर यूं कह लीजिए कि जो रिमोट सेंसिंग में प्लेटफॉर्म यूज होते हैं वो कितने टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि प्लेटफॉर्म होते क्या हैं। प्लेटफॉर्म्स रेफर्स टू द स्ट्रक्चर और व्हीकल्स कैरिंग द रिमोट सेंसिंग डिवाइस। प्लेटफॉर्म ऐसे स्ट्रक्चर या फिर कैरियर होते हैं जिस पे रिमोट सेंसिंग डिवाइस को या फिर सेंसर को लगाया जाता है। द प्लेटफॉर्म्स आर यूज टू माउंट द सेंसर्स विच ऑब्टेन डेटा फॉर रिमोट सेंसिंग पर्पजेज। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म एक कैरियर की तरह काम करता है जिस पर सेंसर लगा दिया जाता है। आप फिगर में देखोगे तो आपको सही समझ आएगा कि ये एक क्रेन है और इस पर सेंसर लगाया गया है। यहाँ इसके ऊपर सेंसर लगा हुआ है। क्रेन ग्राउंड पर है तो इसका मतलब है कि ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ग्राउंड यहाँ पर प्लेटफॉर्म हुआ और कैरियर क्या है, कैरियर हुआ क्रेन जिस पर कि सेंसर लगा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द टारगेट बीइंग इमेज्ड एंड द प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटफॉर्म का जो यूज़ है हम किस बात पर जो है वो डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है कि हमें टारगेट के बारे में कितनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो प्लेटफॉर्म और टारगेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बेस पर प्लेटफॉर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल्स आर हैंड हेल्ड कैमरा, क्रेन्स and ladder etc. Next is airborne platform. Examples are aircrafts, drones etc. And last is spaceborne platforms, which includes satellites, rockets, space shuttles etc. तो सबसे पहले हम बात करते हैं what are ground based platforms. These platforms are located on the ground एंड ग्राउंड पर होते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो इसलिए इनका नाम है ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। सम ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स आर प्लेस्ड एट सर्टेन हाइट। कभी कभी इन प्लेटफॉर्म्स को ग्राउंड से थोड़ा ऊपर हाइट पर लगा दिया जाता है। ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आर यूज टू रिकॉर्ड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म का यूज हम कब करते हैं, जब हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल हमें किसी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में पता लगाना है कि कौन सी क्रॉप है, तो हम ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। और जो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स की हाइट होती है ग्राउंड से वो होती है 50 मीटर तक। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के हैंड हेल्ड डिवाइसेस यानी कि हैंड हेल्ड कैमरा, ट्राइपॉड्स, ये दिखाया गया है ट्राइपॉड, टावर्स, व्हीकल्स, क्रेन्स एक्सेट्रा। ये देखिए ये जो दिखाया गया है ये है ट्राइपॉड और ये है व्हीकल। इस व्हीकल पर भी जो सेंसर हैं वो लगा दिए जाते हैं जो कि पोर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स। नाम से आपको पता लग रहा है कि जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो एयर में होते हैं। दीज आर प्रैक्टिकली प्रेजेंट इन द एयर एट द टाइम ऑफ फोटोग्राफी। डेटा कैप्चर के टाइम पे ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो एयर में होते हैं, यानी कि ग्राउंड से इनका कोई कनेक्शन नहीं होता। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो एयरप्लेन है ये डेटा कैप्चर कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया की इमेज ले रहा है। तो इस जो ये एरोप्लेन है इस पर सेंसर लगे हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, एयरबोर्न प्लेटफॉर्म। ये जो एरोप्लेन है ये एज ए प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। यहाँ पर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म की
जो हाइट होती है अर्थ से वो होती है 50 किलोमीटर तक, यानी कि 50 किलोमीटर की जो हाइट होती है, एल्टीट्यूड होता है सरफेस से, अर्थ के सरफेस से, वो वहां तक 50 किलोमीटर तक हम इनको लॉन्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके एयरबोर्न प्लेटफॉर्म के एयरप्लेन्स, हॉट एयर बलून, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स। तो इन पर सेंसर को लगा दिया जाता है जो एनर्जी को रिकॉर्ड करता है। इन प्लेटफॉर्म्स को अर्थ के किसी भी एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज किया जा सकता है। हॉट एयर बैलून पर सेंसर लगा के उड़ा दिया जाता है तो एक हाइट पे जाकर बैलून रुक जाता है, जहां पर सेंसर है जो बैलून पे लगा हुआ है वो अपना काम करता है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड या फिर एमिटेड एनर्जी है उसको रिकॉर्ड करता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म्स, जो स्पेस में होते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के स्पेस में पहुंच जाते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं जिन पर सेंसर लगे होते हैं। अर्थ से बहुत ज़्यादा हाइट पर ये प्लेटफॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेस बोर्न इमेजिंग रेंजेस फ्रॉम एल्टीट्यूड 250 किलोमीटर टू 36,000 किलोमीटर, यानी कि जो इन स्पेस बोर्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी रेंज होती है कितने एल्टीट्यूड पर, 250 से लेकर अराउंड 36,000 किलोमीटर तक, यानी 36,000 किलोमीटर की हाइट पर जाकर ये प्लेटफॉर्म्स अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर सैटेलाइट्स, स्पेस शटल्स, रॉकेट्स एटसेट्रा। These satellites while moving in the orbit around the earth capture data continuously and transmits the same to ground stations. अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को जो ग्राउंड पर रिसीविंग स्टेशन बने होते हैं उनके ऊपर मान लीजिए उनको ट्रांसमिट करते हैं, और जो रिसीविंग स्टेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है। अब एडवांटेजेस क्या हैं स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म्स के? ये एक लार्ज एरिया को कवर करते हैं, बहुत हाइट पर होते हैं, अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा हाइट दूर होते हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ का बहुत एक ज़्यादा लार्ज एरिया ये कवर कर पाते हैं। फ्रीक्वेंट एंड रिपीटेटिव कवरेज ऑफ एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग विच इज़ बेस्ड ऑन द एनर्जी सोर्सेज। टू टाइप्स आर हेयर, पैसिव रिमोट सेंसिंग एंड एक्टिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव का मतलब होता है जिसके पास खुद का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो नहीं होता, यानी कि जो सन है, सन की जो एनर्जी है उसको यूज़ करता है वो, जो लाइट नेचुरली अवेलेबल है उसको, जो सिस्टम नेचुरल लाइट को जो यूज़ करता है उसको कहते हैं हम पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव सेंसर्स कैन ओनली बी यूज टू डिटेक्ट एनर्जी व्हेन द नेचुरली अकरिंग एनर्जी इज अवेलेबल। जब सन की प्रेजेंस होती है तभी ये जो पैसिव सिस्टम्स होते हैं ये काम कर पाते हैं। For all reflected energy, this can only take place during the time when the sun is illuminating the earth. जब सन की लाइट अर्थ के सरफेस पर पड़ती है और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो उसी टाइम जो ये सिस्टम होता है, पैसिव रिमोट सेंसिंग का सिस्टम होता है, उसी टाइम ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है उसको कलेक्ट कर पाता है, उसको रिकॉर्ड कर पाता है। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं आप, ये सन है, सन ने जो है अपनी लाइट इल्यूमिनेट की, जिसकी वजह से जो अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट्स थी उन्होंने रिफ्लेक्ट बैक कर दी, जिसको ये जो सेंसर है उसने उस लाइट को, रिफ्लेक्टेड लाइट को जो रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव सेंसर्स प्रोवाइड देयर ओन एनर्जी सोर्स फॉर इल्यूमिनेशन, यानी कि जिनके पास खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल होता है। The sensor emits radiation which is directed towards a target to be investigated. टारगेट पे ये सेंसर्स रेडिएशन को एमिट करते हैं और टारगेट के द्वारा जब ये एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक की जाती है तो उसी एनर्जी को, उसी रिफ्लेक्टेड एनर्जी को सेंसर के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। एग्जाम्पल्स आर रडार एंड लिडार। रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एंड लिडार इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग टाइप्स बेस्ड ऑन द इमेजिंग मीडिया। रिफ्लेक्टेड या फिर एमिटेड एनर्जी को टू वेज में इमेज किया जा सकता है। फर्स्ट इज फोटोग्राफिक इमेजिंग में और सेकंड इज डिजिटल इमेजिंग में।
तो फोटोग्राफिक इमेजिंग में क्या होता है, लाइट सेंसिटिव फिल्म है, यानी कि जो लाइट की प्रेजेंस से सेंसिटिविटी शो करती है, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से जो रिकॉर्डेड एनर्जी होती है उसकी वेरिएशंस को डिटेक्ट किया जा सकता है। द सोर्स ऑफ इमेजेस आर फ्रॉम एरियल प्लेटफॉर्म्स, स्पेस शटल्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स। इस टाइप की जो इमेजिंग होती है उसमें सोर्स का काम कौन करेगा, जो इमेज प्रोवाइड करवाता है, दैट इज एरियल प्लेटफॉर्म्स, स्पेस शटल्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स एटसेट्रा। फोटोग्राफिक रीजन में इस टाइप की इमेजिंग पॉसिबल हो पाती है जिसकी रेंज होती है 0.3 टू 2.9 माइक्रोन मीटर। नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल इमेजिंग, सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स को यूज़ करते हैं। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, ऐसे डिवाइस जो किसी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि ब्राइटनेस, प्रेशर में जो वेरिएशंस आती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि एक टाइप की एनर्जी को रिसीव करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं उसको सिग्नल में। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस टाइप इज फ्रॉम सैटेलाइट्स एंड एयरप्लेन। इट इज़ कैपेबल ऑफ मच हायर रिजोल्यूशन। डिजिटल इमेजिंग की जो रिजोल्यूशन होती है वो हाई होती है। डिजिटल इमेजिंग में जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होती है, उसको क्या कहते हैं हम, पिक्सल। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग बेस्ड ऑन द रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फर्स्ट इज ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग ranging from 0.3 to 1.3 micron meter. It can be used to identify landslides, avalanches या फिर जो अनदर टाइप के जो जियो हजार्ड्स होते हैं उसको मॉनिटर करने में हम ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग की हेल्प लेते हैं। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग मेक्स यूज ऑफ विजिबल NIR एंड SWIR यानी कि शॉर्ट वेव इंफ्रारेड सेंसर्स टू फॉर्म इमेजेस ऑफ आवर सरफेस बाय डिटेक्टिंग द सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टारगेट्स। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक रिमोट सेंसिंग, रेंज है इसकी 0.3 टू 0.9 माइक्रोन मीटर in the electromagnetic spectrum. Remote sensing, which includes aerial photography and satellites images in which data is collected from a significant distance from the object. यानी कि फोटोग्राफिक में क्या क्या आ जाता है, एरियल फोटोग्राफी आ गई और सैटेलाइट इमेजेस आ गई, तो ये दोनों इंक्लूड होंगे फोटोग्राफिक इमेजेस में। नेक्स्ट हमारे पास थर्मल रिमोट सेंसिंग, रेंज है 3.0 माइक्रोन मीटर से लेके 1.0 मिलीमीटर तक। थर्मल IR जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं एमिटेड एनर्जी, और जो नियर इंफ्रारेड रीजन होता है वो होती है रिफ्लेक्टेड एनर्जी। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट एंड प्रोसेस बिकॉज देयर इज एब्जॉर्प्शन बाय मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। थर्मल रीजन में जो मॉइस्चर होता है उसके द्वारा एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हमें जो डाटा है वो सही तरीके से नहीं मिल पाता। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, रेंजेस बिटवीन 1.0 मिलीमीटर टू 1.0 मीटर। बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ एज compared to visible infrared, these microwaves have special properties which are useful for remote sensing. These can penetrate through clouds cover and haze, fog, dust, rainfall. इन सब कंडीशंस में भी आप माइक्रोवेव जो रेज होती है, रेडिएशन होती है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है रिमोट सेंसिंग की, विच इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बैंड्स। First is panchromatic remote sensing, the collection of reflected, emitted or backscattered energy from an object in a single band of electromagnetic spectrum. ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड, एमिटेड या फिर स्कैटर्ड लाइट है जो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किसी एक सिंगल बैंड में रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम कहते हैं पैंक्रोमैटिक। नेक्स्ट इज मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, नाम से आपको पता चल रहा है कि मल्टीपल बैंड्स होते हैं। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसको मल्टीपल बैंड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, रिफ्लेक्टेड एनर्जी या फिर जो एमिटेड एनर्जी है उसको नैरो बैंड्स की रेंज में रिकॉर्ड किया जाता है। जो नैरो मीन्स जो वेवलेंथ्स पास होती हैं उनकी रेंज में एनर्जी को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑर्बिट्स पर। सैटेलाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं।
ऑर्बिट से आप क्या समझते हैं? सैटेलाइट के द्वारा स्पेस में जो पाथ फॉलो किया जाता है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। और वेरियस ऑर्बिट्स कैन बी ऑब्जर्व डिपेंडिंग ऑन इंक्लिनेशन ऑफ द ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? द प्लेन इन विच अ सैटेलाइट मूव्स इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। तो इंक्लिनेशन के बेस पे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिट हैं, जैसे कि इक्वेटोरियल ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, इंक्लाइंड एंड नियर पोलर ऑर्बिट। फर्स्ट है इक्वेटोरियल ऑर्बिट। अर्थ के इक्वेटर के साथ जो प्लेन होता है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। सैटेलाइट के ऑर्बिटल प्लेन और इक्वेटर के बीच जो एंगल होता है उसको इंक्लिनेशन कहते हैं। इक्वेटोरियल ऑर्बिट का इंक्लिनेशन 0 डिग्री होता है। डायग्राम में देखो, ये है अर्थ का इक्वेटर 0 डिग्री, और इसके साथ साथ जो ऑर्बिट होता है उसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे, इक्वेटोरियल ऑर्बिट कहेंगे। सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल प्लेन होता है और जो इक्वेटर है, इनके जो बीच का एंगल होता है उसको इंक्लिनेशन कहते हैं। तो इक्वेटोरियल जो ऑर्बिट होता है उसका तो 0 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास पोलर ऑर्बिट। जब इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो जाता है, सैटेलाइट्स पोल्स के ऊपर आ जाती हैं, तो तब कहलाता है पोलर ऑर्बिट। देखिए ये रहा हमारा पोलर ऑर्बिट। ये अर्थ का इक्वेटर है और जो सैटेलाइट्स हैं वो यहाँ पर पोल्स के ऊपर मूव कर गई, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना यहाँ पर। तो इस टाइम साउथ और नॉर्थ पोल और अर्थ का जो सेंटर होता है, ये तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। ये देखिए ये अर्थ का सेंटर है और पोल्स हैं, तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। नेक्स्ट इज इंक्लाइंड ऑर्बिट। इंक्लिनेशन जब 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में हो जाता है उसको क्या कहेंगे? इंक्लाइंड ऑर्बिट कह देते हैं। ये देखिए ये रहा इंक्लाइंड का मतलब होता है झुका हुआ। ये 0 है और ये 90 है, तो इनके बीच में कहीं 0 टू 90 डिग्री का जब इंक्लिनेशन होता है तो वो कहलाता है हमारा इंक्लाइंड ऑर्बिट। इंक्लिनेशन जब 90 डिग्री के बहुत पास होता है तो नियर पोलर ऑर्बिट कहलाता है। ये देखिए ये है अर्थ और ये हो गए पोलर ऑर्बिट। तो इसके पास, यानी कि मान लीजिए इस यहाँ पे ये इक्वेटर है तो 90 डिग्री का ये हुआ, तो पोल्स के पास यहाँ ऐसे मान लीजिए कि जो इंक्लिनेशन है ऐसे है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नियर पोलर ऑर्बिट। आई थिंक आपको डायग्राम से अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एल्टीट्यूड के बेस पे ऑर्बिट्स को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में: लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट इज लो अर्थ ऑर्बिट। These are earth-centered orbits with an altitude less than 2000 किलोमीटर। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लो ऑर्बिट में ही लॉन्च किया जाता है बिकॉज हमें अर्थ सरफेस के क्लियर व्यू की ज़रूरत होती है ताकि जो इमेजेस प्रोड्यूस होंगी उसकी क्वालिटी हाई हो। अब एग्जांपल है इनको जो लो ऑर्बिट होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट हैं, इनमें कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं? विच आर यूज्ड फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड विच आर यूज्ड फॉर स्पाई। नेक्स्ट इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट। It is also known as intermediate circular orbit with an altitude of 2000 km to less than around 36,000 km. Navigation satellites, communication satellites are examples which are launched in the medium earth orbits. Next is high earth orbit. The satellites in this orbit are at the altitude of more than 36,000 किलोमीटर या फिर उससे भी ज़्यादा एल्टीट्यूड पर हो सकती हैं। इट इज़ एंटायरली अबव द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। इस डायग्राम में आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये अर्थ है और अर्थ के ये जो सबसे कम हाइट पे है ये है लो अर्थ ऑर्बिट, उससे ज़्यादा हाइट पे आ जाएगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड लास्ट में आएगा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इससे भी आगे जो होता है वो होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। ये हो गया हमारा HEO। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर जियोस्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स। दीज सैटेलाइट्स आर वेरी हाई एल्टीट्यूड
एल्टीट्यूड इनका बहुत हाई होता है, अर्थ सरफेस से बहुत ज़्यादा हाइट पर ये लॉन्च किए जाते हैं। सैटेलाइट्स जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स में होते हैं, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अर्थ की रोटेशन के डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और फिर जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करती है उसी स्पीड से ये सैटेलाइट भी रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट हमें स्टेशनरी नजर आते हैं किसी एक फिक्स पॉइंट पर। इन ऑर्डर टू परफेक्टली मैच अर्थ रोटेशन द स्पीड ऑफ दीज सैटेलाइट्स शुड बी अबाउट 3 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ की रोटेशन से मैच करने के लिए इन सैटेलाइट्स की जो स्पीड होती है वो एटलीस्ट 3 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स हैं इसके जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के, वेदर सैटेलाइट्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इस डायग्राम में देखिए, ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड जो है कि 36,000 किलोमीटर के अराउंड है। तो ये जो सैटेलाइट है हमारी, ये इस ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट इज सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। पोलर ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट होते हैं वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करते हैं, ना कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स जो होते हैं वो पोलर ऑर्बिट का ही एक टाइप है। सैटेलाइट्स इन SSO यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स ट्रैवलिंग ओवर द पोलर रीजन्स एंड आर सिंक्रोनस विद द सन। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स होती हैं वो पोल्स के ऊपर रिवॉल्व करती हैं, जो कि सन के साथ सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, यानी कि सन की डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो सैटेलाइट हमेशा सेम एरिया को सेम लोकल टाइम पर विजिट करेंगे। एग्जाम्पल, पेरिस को कवर करेंगे एवरी डे एट नून। एल्टीट्यूड होता है इन सैटेलाइट्स का अराउंड 600 to 800 किलोमीटर। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्वाथ एंड व्हाट इज नादिर पॉइंट। स्वाथ क्या होता है? कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो अर्थ का कुछ पोर्शन है वो सेंसर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो कहलाता है स्वाथ। डायग्राम में देखिए, ये है हमारी सैटेलाइट। तो ये रिवॉल्व करते करते जो अर्थ के सरफेस पे इतने एरिया को कवर कर रही है, इतने एरिया के बारे में डेटा कलेक्ट कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम? ये जो विड्थ है इसकी, ये होता है स्वाथ। सेंसर अर्थ के सरफेस पे जिस एरिया की इमेज लेता है वो स्वाथ कहलाता है। टोटल फील्ड ऑफ व्यू को हम स्वाथ कहते हैं, यानी कि सेंसर कितना एरिया है जिसको देख पा रहा है वो कहलाता है स्वाथ। It depends on factors like number of detectors in sensor, spatial resolution, orbital altitude, etc. सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि सैटेलाइट अर्थ सरफेस पे कितना एरिया है जिसको कवर कर पा रहा है वो होता है स्वाथ। उसकी विड्थ होती है, उस विड्थ को कहते हैं स्वाथ। नेक्स्ट इज नादिर। सेंसर के ठीक नीचे यानी कि परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी पॉइंट को हम मान लेते हैं ग्राउंड पर, जिसको कहते हैं नादिर पॉइंट। डायग्राम में दिखाया गया है कि ये सैटेलाइट है, तो इसके ठीक नीचे यहाँ पर एक जो पॉइंट, वो इमेजिनरी पॉइंट है जिसको हम इमेजिन करते हैं, वो कहलाता है नादिर। कोई सेंसर इस पॉइंट पर डेटा कलेक्ट करता है तो नादिर व्यूइंग कहलाता है, और इमेज जो वो उस टाइम कैप्चर की जाती है वो कहलाती है नादिर इमेज। सेंसर के द्वारा जो इमेज हम वो कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करता है जो सेंसर है, वो नादिर इमेज कहलाती है। अ परपेंडिकुलर लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंसर टू द ग्राउंड। द पॉइंट वेयर इट टचेज द टेरेन इज नोन एज नादिर पॉइंट। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर हमने लाइन खींच दी, तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये टेरेन को टच कर रहा है वो कहलाता है नादिर पॉइंट। ये देखिए नादिर व्यू है, ये परपेंडिकुलर जो व्यू होगा इसका ये हो जाता है हमारा नादिर व्यूइंग, और ये जो है साइड में ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये इंक्लाइंड वे में जो व्यू है सैटेलाइट, वो जो व्यू है सैटेलाइट का वो इंक्लाइंड व्यू है, तो उसको हम कहेंगे ऑफ नादिर व्यूइंग। नेक्स्ट है रिजोल्यूशंस के टाइप।
रिजोल्यूशन क्या होता है? सेंसर की एबिलिटी, जो सेंसर को कैपेबल बनाती है कि सेंसर सिग्नल्स के बीच में कितने अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाता है, उसको कहते हैं हम रिजोल्यूशन। तो 4 टाइप के रिजोल्यूशन हमारे पास है। स्पेशल रिजोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन बेस्ड ऑन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, टेम्पोरल रिजोल्यूशन इज रिलेटेड टू टाइम, दैट इज टाइम गैप कितना है डाटा कलेक्ट करने में, और लास्ट है जो रेडियोमेट्रिक एनर्जी से रिलेटेड। तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन की। स्पेशल का मतलब होता है फ्रॉम अ डिस्टेंस, किसी सेंसर के द्वारा पर्टिकुलर डिस्टेंस से कितना वो सेंसर ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को कैप्चर कर पाता है, उसको कहते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डिटेल्स दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ सेंसर। It is the measure of smallest distance between two objects that can be detected by the sensor. मान लीजिए इस पिक्चर में देखिए ये ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए हाउस हैं छोटे छोटे से जो आपको दिख रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इमेज, मान लीजिए कुछ बिल्डिंग्स हैं पास पास बिल्कुल। तो स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है? कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन के बेस पे कोई सेंसर जो ऑब्जेक्ट्स पास पास हैं उनको पर्टिकुलर डिस्टेंस से कितनी हाई क्वालिटी के साथ रिकॉर्ड कर पाता है, वो कहलाता है स्पेशल रिजोल्यूशन। और इसको हम मीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं। इमेजेस हैविंग ओनली लार्ज फीचर्स विजिबल आर सेड टू हैव लो रिजोल्यूशन। जिस पिक्चर में बड़े बड़े जो फीचर्स हैं वो दिखाई देते हैं उसकी जो रिजोल्यूशन होती है वो कम होती है, और जिस इमेज में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं आप आसानी से, उस पिक्चर की जो रिजोल्यूशन होती है वो हाई होती है। इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू ऑफ सेंसर। इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? इज द एंगुलर कोन ऑफ विजिबिलिटी ऑफ सेंसर। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर एरोप्लेन पे सेंसर लगा हुआ है, तो इस एरिया को जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर रहा है बी, और ये जो एंगुलर कोन होता है विजिबिलिटी का, ये देखिए इतना, ये जो ए दिखाया गया है ये है एंगुलर कोन ऑफ विजिबिलिटी ऑफ सेंसर, जो कि डिटरमाइन करता है कि कितना एरिया अर्थ सरफेस पर सेंसर को कवर करना है। साइज ऑफ एरिया व्यूड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू इनटू डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड सरफेस। यानी कि जो साइज है कि कितना एरिया वो सेंसर कवर करेगा, तो साइज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IFOV इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू इनटू जो डिस्टेंस होती है, यानी कि जो ये C है हमारा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारा जो साइज होता है एरिया का किसी सेंसर के द्वारा डिटेक्ट करने वाला, तो वो निकल आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन की। इट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ अ सेंसर टू डिफाइन फाइन वेवलेंथ इंटरवल्स। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ इंटरवल्स जो पास पास हैं उनको डिटेक्ट करने की एबिलिटी स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन कहलाती है। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन से मतलब है, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस यानी कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल, IR, थर्मल और माइक्रोवेव, इन सब में सेंसर के द्वारा किन वेवलेंथ में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, इसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। द फाइनर द स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन द नैरोअर द वेवलेंथ रेंज फॉर ए पर्टिकुलर बैंड। नैरो जो बैंडविड्थ होगी तो हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन होता है, दैट इज स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को कोई सेंसर कितनी एबिलिटी के साथ डिटेक्ट कर पाता है। तो इसके कई टाइप्स हैं। पैनक्रोमेटिक, दैट इज सिंगल बैंड में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जनरली ब्लैक एंड व्हाइट या फिर ग्रे जो होता है वो हमारा कहलाता है पैनक्रोमेटिक इमेज। सेकेंड इज मल्टी स्पेक्ट्रल, इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स, यानी कि कई स्पेक्ट्रल जो रेंज होती है
उसमें इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। हर लेयर रिप्रेजेंट करती है कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इमेज कलेक्ट की गई है। लास्ट इज हाइपर स्पेक्ट्रल। बहुत सारे स्पेक्ट्रल बैंड में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। ये देखिए, ये है पैनक्रोमैटिक इमेज और ये है मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज। मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज में आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट इज टेम्पोरल रिजोल्यूशन, कि डेटा कलेक्ट करने में टाइम गैप कितना है, उसको कहेंगे हम टेम्पोरल रिजोल्यूशन। सेंसर कितने टाइम गैप पे इमेज को रिकॉर्ड करता है किसी पर्टिकुलर एरिया की। इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेटिव कवरेज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जाम्पल IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A का टेम्पोरल रिजोल्यूशन 22 डेज है। मतलब 22 डेज के गैप पे ये सैटेलाइट किसी एक एरिया को कवर करती है। इट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स फील्ड ऑफ विजन एंड सैटेलाइट्स ऑर्बिट। तो इसकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है टेम्पोरल रिजोल्यूशन की। जब कभी हमें शॉर्ट लिव्ड फिनोमिना को मॉनिटर करना होता है, जैसे कि फ्लड्स, ऑयल स्पिल्स को स्टडी करना होता है, तब हम टेम्पोरल रिजोल्यूशन का यूज करते हैं। मल्टी टेम्पोरल कंपैरिजंस आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल द स्प्रेड ऑफ ए फॉरेस्ट डिजीज फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर। यानी कि किसी फॉरेस्ट में मान लो लास्ट ईयर में डिजीज स्प्रेड हो गई थी, तो उससे नेक्स्ट ईयर क्या कंडीशन है उस फॉरेस्ट की, तो उसको देखने के लिए हम मॉनिटर करने के लिए टेम्पोरल रिजोल्यूशन का यूज करते हैं। लास्ट है रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। इट डिस्क्राइब्स द एक्चुअल इंफॉर्मेशन इन द इमेज। सेंसर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के लिए सेंसिटिविटी को रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एनर्जी को रिफ्लेक्ट या फिर एमिट करते हैं। इसी रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी के कितने भाग में डिफरेंस करने की जो क्षमता सेंसर या फिर सैटेलाइट में है, उसको हम कहते हैं रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। अब जो ब्राइटनेस लेवल होता है या फिर रेडियोमेट्रिक लेवल को बाइनरी डिजिट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल डिपेंड करता है कि कितने बिट्स का डाटा यूज किया गया है एनर्जी रिकॉर्ड करते हुए। फॉर एग्जांपल अगर सैटेलाइट ने डेटा कैप्चर के लिए 8 बिट यूज किया है, तो क्या हुआ, 2 इंटू रेज टू पावर 8 कर देंगे तो इक्वल आ जाएगा 256 वैल्यूज हो जाएंगी उसकी। एंड रेंज क्या होगी उसकी, ब्राइटनेस लेवल क्या होगा, 0 to 255। ये देखिए, आप पिक्चर में आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये है 8 बिट डेटा और ये है 4 बिट डेटा। तो किसमें आसानी से आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, 8 बिट डेटा में। जो 4 बिट का डेटा है उसमें हमें जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही। तो आज हमने प्लेटफॉर्म्स और ऑर्बिट्स कंप्लीट किया है। रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ा है हमने आज। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंसर्स और जो इंडियन रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके डाउट्स हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।